गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जिसे हम कहते हैं स्वर्णपत्र प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसे स्वर्णपत्र प्रयोग अथवा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड और उसके साथियों ने स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली लेकर उस पर अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड और उसके साथियों ने स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली लेकर उस पर अल्फा कणों की बौछार की। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अल्फा कण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अल्फा कण के बारे में बता दूं। हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को, हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अल्फा कण होते हैं इन पर धनावेश पाया जाता है। तो हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड और उसके साथियों ने स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली लेकर उस पर अल्फा कणों की बौछार की, और मैंने बताया हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। जो स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली ली गई, गोल्ड फॉइल जो लिया, उसकी मोटाई लगभग 100 nm की रखी, यानी 100 नैनोमीटर। ये उस स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली की मोटाई थी 100 नैनोमीटर। उन्होंने क्या किया, तो किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, उसका चित्र कैसे व्यवस्थित किया। तो देखिए, यहां उसने एक अल्फा कण का स्रोत रखा जिसमें रेडियम अथवा पोलोनियम जैसी रेडियोधर्मी धातुओं का उपयोग किया। तो ये क्या है? अल्फा कण का स्रोत, जिसमें रेडियम अथवा पोलोनियम जैसी रेडियोधर्मी धातुओं को इसमें रख दिया। अब इनसे क्या निकलेंगे? अल्फा कण। इन अल्फा कणों को एक लेड प्लेट से, शीशे की प्लेट से होकर गुजारा। यहां एक उसने लेड प्लेट यानी शीशे की प्लेट व्यवस्थित कर दी। ये है लेड प्लेट। उस प्लेट से होकर के उसने अल्फा कणों को गुजारा, और इन अल्फा कणों की बौछार उसने किस पर की? स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली पर। तो यहां एक स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली में लगा देता हूं, जिसकी मोटाई है 100 नैनोमीटर। इस स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली पर उसने बौछार की। अपने इस प्रयोग के चारों ओर उसने वृत्ताकार प्रतिदीप्तशील पदार्थ ZnS के पर्दे का उपयोग किया, यानी एक ZnS की स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की। अपने इस एक्सपेरिमेंट के चारों ओर उनके द्वारा एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत लगा दी गई। ये समझ लीजिए कि एक पर्दा है ZnS का, ये एक स्क्रीन लगा दी उन्होंने, पर्दा लगा दिया। ये है स्वर्ण पत्र झिल्ली, ये है ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और अब जिंक सल्फाइड स्क्रीन का मतलब क्या है? देखो, ये है स्फुरदीप्ति पदार्थ, जिस पर जो भी कण आकर टकराता है, जैसे अल्फा कण यदि आकर टकराएंगे तो टकराते ही चमक यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, जिससे अल्फा कणों की दिशा हमें ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए, ये स्वर्ण पत्र झिल्ली मैंने आपको बताई दी। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा अधिकांश अल्फा कण
बिना मुड़े सीधे निकल गए, यानी कि विक्षेपण न के बराबर। ये टकराएंगे तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होंगी। ये अल्फा कणों का विक्षेपण जैसे मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर बोल दूं, रदरफोर्ड और उसके साथियों ने स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली लेकर उस पर अल्फा कणों की बौछार की। हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, यानी अल्फा कणों पर धनावेश होता है। अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए ZNS लेपित पर्दे का यानी स्क्रीन का उपयोग किया, जिस पर कोई भी अल्फा कण टकराएगा तो चमक यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। जो स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली ली है उसकी मोटाई उन्होंने रखी लगभग 100 नैनोमीटर की। अब अपने इस प्रयोग से उन्होंने क्या प्रेक्षण प्राप्त किए, उन्होंने प्रेक्षण कैसे देखे, तो देखिए मैं आपको यह बता दूं, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। ज्यादातर जो लगभग 99% अल्फा कणों की हम बात करें तो बिना मुड़े सीधे निकल गए, यानी सामने पर्दे पर जाकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। और कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो गए। कुछ बहुत कम संख्या में अल्फा कण विक्षेपित हुए और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः अपने मूल मार्ग पर वापस लौट आता है। एक अल्फा कण पुनः अपने मूल मार्ग पर वापस लौट आता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई गोल्ड फॉइल है और ध्यान दीजिएगा सामने उसने लगा दी ZNS की स्क्रीन। यहां से अल्फा कणों को इसके ऊपर उन्होंने डाला। ध्यान देना, एक सेकंड चित्र बना रहा हूं मैं, इससे आपके समझ में आएगा। ये है अल्फा कण, तो अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए और सामने जाकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। देखो जैसे ये देखो आप सामने अधिकांश अल्फा कण है जो बिना मुड़े सीधे जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित भी हुए। जैसे ये हो गए। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः अपने मूल मार्ग पर लौट आता है, यानी गया देखो और वापस अपनी दिशा में आया। तो सबसे पहला प्रत्येक स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि जो विक्षेपण हुआ है वो किस कारण हुआ है। देखो अल्फा कणों पर होता है धनावेश, और ये जो विक्षेपण हुआ है देखो ऐसे दूर जाना या फिर अपनी मूल दिशा पर वापस आना, ऐसा शायद प्रतिकर्षण बल के कारण हुआ होगा। और हम जानते हैं जब अल्फा कणों पर धनावेश होता है तो निश्चित है इस परमाणु के अंदर भी धनावेश उपस्थित होना चाहिए। तो ये मान लो मैंने धनावेशित क्षेत्र लिख दिया, तो अल्फा कण आया, टकराया और पुनः अपनी ही मूल दिशा पर 180 डिग्री के कोण से वापस लौट गया। तो ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। और इस मॉडल के प्रेक्षण क्या थे? नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हो गए। और नंबर 3, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः अपने मूल मार्ग पर लगभग 180 डिग्री के कोण से लौट आता है। अब बात ये आई कि इससे निष्कर्ष क्या निकाले गए। नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। इसका तात्पर्य है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो रिक्त होता है, इसलिए ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हुए,
इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही धनावेशित एल्फा कण विक्षेपित होते हैं, कुछ ही धनावेशित एल्फा कण विक्षेपित होते हैं, और यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। कुछ धनावेशित एल्फा कण ही विक्षेपित होते हैं और यह विक्षेपण अवश्य किस कारण होना चाहिए? प्रतिकर्षण बल के कारण। तो जो धनावेश होता है परमाणु में वो बहुत कम आयतन के अंदर ही संकेंद्रित होता है। देख लो आप, धनावेशित भाग बहुत छोटे भाग में संकेंद्रित होगा, तभी जाकर के ज्यादातर एल्फा कण सीधे निकलेंगे और कुछ एक एल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित होंगे। सोचो यदि धनावेश पूरे इसमें फैला हुआ होता थॉमसन मॉडल की तरह, तो फिर एक भी एल्फा कण सीधा नहीं निकलता, क्योंकि प्रतिकर्षण होता और प्रत्येक एल्फा कण विक्षेपित हो जाते। लेकिन अधिकांश एल्फा कणों का सीधा निकलना, ज्यादातर एल्फा कणों का सीधा निकलना इस बात की पुष्टि करता है कि विक्षेपण जो हुआ है कुछ एक एल्फा कणों का, वो प्रतिकर्षण के कारण होता है। और प्रतिकर्षण का मतलब है परमाणु के अंदर धनावेशित भाग होना चाहिए और धनावेशित भाग उस परमाणु के अंदर बहुत छोटे से क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने गणना करके बताया कि जो नाभिक का आयतन, इसको कहा नाभिक, जो नाभिक का आयतन है परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। रदरफोर्ड ने गणना करके स्पष्ट किया कि जो नाभिक का आयतन होता है वो परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। यानी कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 की घात -10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है। 10 की घात -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है। यदि एग्जाम्पल के लिए लूं, क्रिकेट की गेंद को नाभिक मान लिया जाए तो पूरे परमाणु की त्रिज्या 5 किलोमीटर होगी। यदि क्रिकेट की गेंद को नाभिक मान लें तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? लगभग 5 मीटर। इन्हीं प्रेक्षणों और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और उस नाभिकीय मॉडल के कुछ प्रमुख बिंदु, नंबर 1, संपूर्ण परमाणु का धनावेश तथा उसका द्रव्यमान बहुत ही छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है और उस अत्यधिक छोटे क्षेत्र को नाम दिया गया नाभिक। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से क्षेत्र में संकेंद्रित होता है और उस छोटे से क्षेत्र का नाम रखा गया नाभिक। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित ऊर्जा वाले स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाते हैं, इन कोषों को उसने नाम दिया कक्षा। और अपने इस प्रतिरूप की तुलना कर दी किससे? सौरमंडल से, कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी कि नाभिक की तुलना तो कर दी किससे? सूर्य से, और इलेक्ट्रॉनों की तुलना किससे कर दी गई? ग्रहों से। और नंबर 3 जो इसका प्रमुख बिंदु है वो ये है कि परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के माध्यम से आपस में बंधे रहते हैं। एक बार फिर मैं बोल दूं, रदरफोर्ड और उसके साथियों ने स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली लेकर उस पर एल्फा कणों की बौछार की। हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को एल्फा कण कहा जाता है। एल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए स्फुरदीप्ति पदार्थ ZnS से लेपित पर्दे का उपयोग किया। जब भी एल्फा कण इस ZnS लेपित पर्दे से टकराते हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। उसने इस प्रकार से चित्र व्यवस्थित किया जिसमें एक एल्फा कण का स्रोत लिया जो कि रेडियम अथवा पोलोनियम इसमें ले लिया गया, एक लेड प्लेट ली जिससे होकर उसने एल्फा कणों को गुजारा और सामने गोल्ड फॉइल ले ली जिसकी मोटाई रखी 100 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से उसने विक्षेपण देखा। इस प्रेक्षण क्या मिले कि ज्यादातर एल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए
कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हुए और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः अपने मूल मार्ग पर लगभग 180 डिग्री के कोण से लौट आता है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया इस हिसाब से कि ये मान लीजिए कोई गोल्ड फॉइल है, तो ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, कुछ एक अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हुए। आप सोच सकते हो अल्फा कणों का विचलन मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है कि प्रतिकर्षण के कारण ही हुआ हो, क्योंकि यदि आकर्षण होता तो अल्फा कण इधर भी तो घूम सकते थे। तो अल्फा कण प्रतिकर्षित हुए हैं, और प्रतिकर्षित हुए हैं तो इसका मतलब है परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होना चाहिए? धनावेश। लेकिन थॉमसन का मानना था कि परमाणु में जो धनावेश होता है वो संपूर्ण परमाणु में चारों तरफ समान रूप से फैला होता है। तो आप एक बार सोच लो, यदि परमाणु में धनावेश चारों तरफ उपस्थित होता तो सभी अल्फा कण प्रतिकर्षित हो जाते, एक भी अल्फा कण बिना मुड़े सीधे नहीं निकलता। इससे यह स्पष्ट हुआ इस प्रयोग से कि जो धनावेश है वह परमाणु के अंदर एक छोटे से क्षेत्र में ही उपस्थित होना चाहिए। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः अपने मूल मार्ग पर लौट आता है। फिर क्या, ये तो हो गए प्रेक्षण। अब बारी आई निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसलिए ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। नंबर 2, कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित हुए थे और ऐसा लगता है कि यह विक्षेपण अवश्य ही प्रतिकर्षण के कारण हुआ हो। प्रतिकर्षण क्या होगा? अरे अल्फा कण पर धनावेश है तो निश्चित है परमाणु के अंदर भी धनावेशित भाग उपस्थित होना चाहिए, और वो धनावेशित भाग बहुत कम आयतन के अंतर संकेंद्रित होना चाहिए। अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब है जो परमाणु में धनावेशित भाग है वो बहुत ही छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होना चाहिए। तथा रदरफोर्ड ने गणना करके स्पष्ट किया कि परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन नगण्य होता है, यानी परमाणु की त्रिज्या को 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसकी तुलना उसने कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद के समान मान लिया जाए तो परमाणु की त्रिज्या होगी, मतलब परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर की होगी। इस नाभिकीय मॉडल के प्रमुख बिंदु क्या है? नंबर 1 कि परमाणु का जो धनावेश तथा द्रव्यमान है वो बहुत ही छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होना चाहिए, और उस क्षेत्र को नाम दिया गया नाभिक। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कक्षा, या वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं कक्षा। तथा उसने बताया कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि नाभिक की तुलना कर दी सूर्य से और इलेक्ट्रॉनों की तुलना कर दी ग्रहों से। तथा यह बताया कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक दोनों प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। अब बारी आती है रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या हैं। देखो, पहला दोष कि यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की कोई व्याख्या नहीं करता। यानी ये तो बता दिया इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं। नंबर 2, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, एक वैज्ञानिक था मैक्सवेल, उस मैक्सवेल ने यह स्पष्ट किया था कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मैक्सवेल ने स्पष्ट किया कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो आप बताइए, इलेक्ट्रॉन भी तो ऋणावेशित कण है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो सोचो, जब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन जब ऋणावेशित कण है तो यह जब गति करेगा तो गति करते समय यह भी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा
तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी और धीरे धीरे यह सर्पिलाकार गति करता हुआ नाभिक के निकट आता जाएगा और अंत में नाभिक में समा जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। लेकिन ग्रहों के संदर्भ में ध्यान रखना ये चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह निश्चित ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन जो ग्रह होते हैं वो आवेशित नहीं होते, अतः वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। धन्यवाद।